वेलकम टू बीपीएससी ईपीएससी स्टडी। आज मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। चूँकि बीपीएससी 69वीं का साक्षात्कार इंटरव्यू 15 अक्टूबर से होने जा रहा है। आप लोगों के पास समय भी नहीं है, तो मैं संक्षेप में इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। एक कहानी का मैं जिक्र करूंगा जो महाभारत से ली गई है। महाभारत में जो चक्रव्यूह था उसको तोड़ने के लिए 7 दरवाजा थे। यानी कि महाभारत में जो चक्रव्यूह की रचना की गई थी उस पर विजय पाने के लिए 7 दरवाजों को तोड़ना पड़ता था। और वो चक्रव्यूह था वो द्रोणाचार्य के अलावा कोई जानता था तो केवल अर्जुन जानता था, क्योंकि द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन था। और चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य का ही आविष्कार था, इसलिए उससे परिपूर्ण थे। और उससे परिपूर्ण थे तो वो अर्जुन को वैसा ही चक्रव्यूह की रचना किए और प्रैक्टिकली उसको बताया कि कैसे दरवाजे को तोड़ा जाता है, यानी प्रत्येक दरवाजा को कैसे तोड़ा जाता है और 7 दरवाजे को तोड़कर कैसे सफलता पाई जाती है। फिर जो अर्जुन था वो अपनी पत्नी को चक्रव्यूह के बारे में बताने लगा कि चक्रव्यूह का दरवाजा कैसे तोड़ा जाता है। और उसी से गर्भ में, उसकी पत्नी के गर्भ में अभिमन्यु पल रहा था। जब 6 दरवाजे को तोड़ने का जो तकनीक होती है, जो युद्ध कला होती है, उसके बारे में बताया। तदंतर जो 7वां दरवाजा होता है उसकी जब चर्चा करने लगा तो उस समय उसकी पत्नी की नींद आ गई, वो सो गई। तो 6 जो दरवाजा था उसको कैसे भेदा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, उस रणनीति को उसकी पत्नी के गर्भ में पल रहा अभिमन्यु सुनकर पूर्ण रूप से पारंगत हो गया। लेकिन 7वीं की जो कहानी है, जो अभिमन्यु था वो नहीं सुन पाया। अब देखिए होता क्या है। जब महाभारत शुरू होता है तो अर्जुन जो था उसको अन्यत्र भेज दिया जाता है, एक चाल चला जाता है, वहां से युद्ध में वो नहीं रह पाता है। और द्रोणाचार्य इसी दरमियान चक्रव्यूह की रचना कर देते हैं। उनको पता है तो अर्जुन के सिवा कोई जानता नहीं, कोई तोड़ ही नहीं सकता है। और अंत में जो अभिमन्यु तैयार होता है और वो कहता है कि मैं 6 दरवाजा तक तोड़ सकता हूं, 7वां को कैसे तोड़ा जाए मैं नहीं जानता हूं। इस बात पर जो भीम थे, बलशाली थे, अपने बल पर उनको घमंड था, तो उन्होंने बोला कि तुम जब 6 दरवाजा तोड़ दोगे, 7वां तो मैं तोड़ दूंगा, उतनी शक्ति मेरे पास है कि मैं उसको तोड़ दूंगा। ठीक, युद्ध प्रारंभ होता है, चक्रव्यूह की रचना की जाती है। अभिमन्यु 6 दरवाजा को तोड़ते तोड़ते जाता है, 6ठा तक। 7वां जो दरवाजा है उसको तोड़ने में असमर्थ रहता है और मारा जाता है। लेकिन भीम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और 7वां दरवाजा नहीं तोड़ पाते हैं। तो इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। पहला कि विद्या लीजिए तो योग गुरु से विद्या लीजिए, यानी कि योग गुरु होना चाहिए। दूसरा
जो शिष्य हो वो अपनी बुद्धि एवं ज्ञान पर घमंड न करता हो, घमंड न करे। भीम थे वो द्रोणाचार्य का शिष्य थे, लेकिन उनको अपने बल पर घमंड था कि मैं 7वां तोड़ दूंगा। यद्यपि वो तोड़ने की रणनीति के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उनको बुद्धि अपने बल पर घमंड था। तो इसलिए आप अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपनी पढ़ाई पर अतिशय घमंड न करें और अति आत्मविश्वास में न रहें, पहली बात। और ये योग गुरु उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करे जो उस मार्ग पर चला है, जो प्रैक्टिकली उसको अनुभव किया है, प्रत्येक पावदान पर वो चला है, अंतिम मुकाम तक पहुंचा हुआ है। उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि उसको प्रत्येक चीज के बारे में उसको ज्ञान होगा, प्रत्येक समस्याओं का वो सामना किया होगा और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए वो आपको बताएगा। इसलिए योग गुरु के साथ रहिए, उनसे ज्ञान ग्रहण कीजिए। तो यहां मैं यही कहना चाहूंगा कि जो साक्षात्कार है वो वैसे व्यक्ति से राय लीजिए, सलाह लीजिए, मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए जो साक्षात्कार तक पहुंचा हो, क्योंकि उसको सारी बातें पता होती हैं। तो वैसे व्यक्ति से आप ज्ञान लीजिए। दूसरी बात, आप जो पढ़े हैं, जो ज्ञान प्राप्त किए हैं, उस पर अतिशय घमंड मत कीजिए। जो आप पीटी में पढ़े हैं, मेंस में पढ़े हैं, तो आपके पास तो एक भंडार, सब एक ज्ञान का भंडार तो पहले से विद्यमान ही होगा। ऐसी बात नहीं है कि पीटी पास किए फिर मेंस पास किए हैं तो आपके पास तो नॉलेज तो होगा ही, लेकिन उस नॉलेज पर, उस ज्ञान पर बहुत घमंड मत कीजिए। यानी कि आप अध्ययन में लगे रहिए। तो साक्षात्कार के लिए पहली बात कि साक्षात्कार के पूर्व क्या करें, पूर्व क्या करें। दूसरी बात, साक्षात्कार में बैठने के पश्चात क्या करें। दो बात पर आप ध्यान दीजिएगा। जब मेंस पास करने के बाद इंटरव्यू की हम लोग तैयारी करते हैं तो इधर उधर बौखने लगते हैं। कहाँ मॉक इंटरव्यू दिया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, क्या किया जाए, कैसा कपड़ा पहना जाए, कैसा कोचिंग का चयन किया जाए। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और ज्यादा बेचैनी होने की जरूरत नहीं है। आपके पास उतना ज्ञान आ चुका है, उतना ज्ञान का भंडार हो चुका है कि इंटरव्यू रूम में जो भी कुछ पूछा जाएगा उसमें से अधिकांश का आप जवाब दे दीजिएगा। इतना अपने दिमाग में रखिए, इतना मस्तिष्क में रखिए कि जो कुछ भी पूछा जाएगा उसमें से अधिकांश का आप आंसर देने में सक्षम है। तभी आप पीटी पास की और मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। यानी बीपीएस के जो 3 दरवाजा है चक्रव्यूह का, इसका जो चक्रव्यूह का 3 दरवाजा है, 3 दरवाजा। चक्रव्यूह का तो 3 दरवाजे में से पहला दरवाजा आप तोड़ चुके हैं, दूसरा भी तोड़ चुके हैं,
तीसरा बचा हुआ है, ये क्या होगा यहाँ पर। तो जो अब दो दरवाजे तोड़ चुके हैं, तो तीसरे दरवाजे को तोड़ने के लिए ज्यादा घबराइए मत। आप जो दोनों दरवाजे को तोड़ने में जिस ज्ञान को प्राप्त किए हैं उस पर आप विश्वास रखिए। तीसरा दरवाजा के लिए वही योग गुरु के संपर्क में रहिए, जो साक्षात्कार तक पहुंचा है उसके संपर्क में रहिए, उससे मार्गदर्शन लीजिए और अपनी बुद्धि पर अतिशय घमंड न कीजिए। इसको मैं बताऊंगा साक्षात्कार के दौरान क्या करना है, ठीक है। तो साक्षात्कार के पूर्व तो ये करना है कि आप कैसे पढ़े। तो जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, आप बीटेक किए हैं या बीए हैं, ऑनर्स कौन सब्जेक्ट है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सही तौर पर उसको एक बार देख लीजिएगा। पहली बात यह कीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू रूम में आपसे ऑनर्स का सब्जेक्ट मतलब बीए का जो भी सब्जेक्ट है वो पूछा जाएगा, उसके बारे में कुछ ना कुछ प्रश्न किया जा सकता है। पहली बात, जो भी साक्षात्कार के पूर्व क्या करना है, पहले तो जो आपका बीए का या बीएससी का या बीकॉम का या बीटेक का जो भी हो, जो भी सब्जेक्ट है उसको आप एक सिलसिलेवार ढंग से थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। दूसरी बात, करंट अफेयर्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पिछले लगभग 6 महीना का जो घटना घटी है, विशेष रूप से 2 महीना का पहले जो घटना घटी है उस पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 6 महीना पहले जो भी घटना घटी है, या आप जिस दिन इंटरव्यू देने जा उस दिन का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद तीसरा जो है, जो आपका नाम होगा उसका अर्थ समझ लीजिएगा। उससे मिलता जुलता कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, उस विशिष्ट व्यक्ति के बारे में जानकारी रखिएगा। जैसे किसी का नाम जयप्रकाश नारायण हो तो जयप्रकाश नारायण के बारे में जानकारी रखिए। किसी के नाम नरेंद्र कुमार हो तो नरेंद्र मोदी के बारे में जानकारी रखें। चौथी बात, गृह जिला। यदि आपका जो गृह जिला है वो ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से प्रसिद्ध हो तो उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी रखिएगा। पांचवा है शैक्षणिक संस्थान। जहां से आप पढ़ाई किए हुए हैं उस संस्थान के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। जैसे आप पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं तो पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई। जयप्रकाश विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हैं तो जयप्रकाश नारायण के बारे में जानकारी रखिए। यानी जिस शैक्षणिक संस्थान से आप अध्ययन किए हैं उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी होता है। छठा है बिहार। बिहार राज्य की राजनीति, भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं आदि के बारे में जानकारी रखना जरूरी होता है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या, तो बाढ़ का निदान कैसे किया जाए, बारंबार बाढ़ क्यों आती है, इसमें सरकार की विफलता किस हद तक निर्धारित की जा सकती है,
आदि प्रश्नों का उत्तर आप लोग पहले से ही तैयार रखें। उसके बाद यदि इतने क्षेत्रों को आप कवर कर लेते हैं तो एक और क्षेत्र बचता है हॉबी। रुचि या हॉबी, यानी कि आपको किस क्षेत्र में रुचि है। तो जो हॉबी हो आपका, उसके बारे में A to Z बातें आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो आपका हॉबी है, उसमें आप विशिष्टता प्राप्त कर चुके हैं, वो आपका शौक है। और उसमें प्रश्न न बताने की स्थिति में आपको नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हॉबी में ऐसा प्रयास कीजिएगा कि जो कुछ भी पूछा जाए उसको आप अच्छी तरह से बता दीजिएगा, क्योंकि वो आपका हॉबी है। अन्य क्षेत्रों में काम चल सकता है, सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें सॉरी का कोई गुंजाइश नहीं, इसमें सॉरी का कोई गुंजाइश नहीं है। यदि सॉरी बोलते हैं हॉबी में तो नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जो भी हॉबी दें उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखें। अब मैं बताऊंगा, ये तो साक्षात्कार के पूर्व हो गया है। एक और प्रश्न होता है कि किस प्रकार कपड़ा पहना जाए। जो कपड़ा है, ड्रेस है, ड्रेस कैसा होना चाहिए। तो देखिए, पुरुष और महिला उम्मीदवारों को ड्रेस में अंतर होता है। जो पुरुष है वो पैंट शर्ट पहने, फॉर्मल जो पैंट शर्ट आता है उसको सिलवा ले या रेडीमेड पहने, अपने शरीर के अनुकूल पहने। हल्का होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए शर्ट, उसका देखने में ज्यादा तर्क भड़क वाला नहीं होना चाहिए। और इंटरव्यू देने के पहले 1-2 बार उसको पहन लेना चाहिए और आयरन कर लेना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कोट पहनने का आदी हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वैसा मौसम है तो आप पहनिए। नहीं तो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, उसमें कोट पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मौसम अनुकूल है तो मौसम के अनुसार आप कोट पहन सकते हैं, लेकिन टाई जरूर लगाइए। टाई लगाना अनिवार्य होता है। आपका जो ड्रेस पर लगभग 5 से 7 नंबर बढ़ जाता है और एक नंबर का वैल्यू होता है इंटरव्यू में, इसलिए टाई का उपयोग जरूर कीजिए। और यदि आप नहीं करते हैं तो अभी से ही उसको उपयोग करना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि आप अनकंफर्टेबल फील ना करें वहां पर। जूता जो है, जूता का जो हील होता है ज्यादा हील ना हो उसमें, ताकि उससे आवाज निकले। चले तो उससे आवाज नहीं निकलना चाहिए। उसी प्रकार जो महिला है, महिला उम्मीदवारों के लिए मैं यही कहूंगा कि वो साड़ी में यदि कंफर्टेबल फील करती हो तो साड़ी ही पहन कर जाए। लेकिन यदि कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, अनकंफर्टेबल फील करती हैं, तो वो सलवार का उपयोग कर सकती हैं और सलवार पहन सकती हैं। कपड़ा भी उनका हल्का होना चाहिए, हल्का कलर का होना चाहिए, ज्यादा तड़क भड़क वाला, ज्यादा कलरफुल कपड़ा नहीं होना चाहिए। देखने में सौम्य लगे, सुंदर लगे, आकर्षित लगे। इसके अलावा जो महिला उम्मीदवार हैं, महिलाएं चूंकि शौक श्रृंगार का बहुत आदी होती हैं, तो ज्यादा मेकअप नहीं करना है अपने आप को। और यदि आप ब्यूटी पार्लर में जाना चाहती हैं तो 1 सप्ताह पहले, इंटरव्यू के 1 सप्ताह पहले आप जाकर ब्यूटी पार्लर में जो भी काम कराना है आप करवा सकती हैं। 1 सप्ताह पहले जाइए और सेंट वगैरह का प्रयोग ना करें,
वो पुरुष उम्मीदवार हो या महिला उम्मीदवार हो, किसी प्रकार का सेंट का प्रयोग न करें। तो यदि इस प्रकार का ड्रेस पहनते हैं तो उनको 5 से 7 नंबर की वृद्धि हो जाएगी। ड्रेस हो गया। उसके बाद ये साक्षात्कार के पूर्व क्या करे, ये बात मैं बता रहा हूं। अब साक्षात्कार जिस दिन है उस दिन आप आराम से उठे, पूजा पाठ जो भी है करते हो, ध्यान लगाते हो, जो भी करते हो, दिनचर्या जो है अपना कीजिए और समय से 1 घंटा पहले वहां पहुंच जाइए। 1-1.5 घंटा पहले आप पहुंच जाइए। जब वेटिंग रूम में आप बैठिएगा तो आपको घबराहट फील होगी। तो अगल बगल से आप जो इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए उनसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो बातचीत है वो नेगेटिव वे में मत ले जाइए, हल्का बातचीत कर सकते हैं। और यदि ज्यादा और घबराहट हो रही है तो लंबी लंबी सांसें लीजिए। लंबी सांस लेकर, गहरा सांस लेकर छोड़िए उसको, थोड़ा जल ग्रहण कर लीजिए। ये नेचुरली होता है। साक्षात्कार में जो वेटिंग रूम होता है वहां पर आप अपने आप को उस माहौल में ढालिए। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिंतित मत रहिए। चेहरे पर नहीं तो चिंता दिखने लगती है, क्योंकि इंटरव्यू रूम में प्रवेश करने के बाद आपकी प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए ज्यादा तनावग्रस्त न रहें। जब वेटिंग रूम से आप इंटरव्यू रूम में जाइएगा तो कोई व्यक्ति आएगा आपको ले जाने के लिए कि चलिए आपका टाइम हो गया है, उसके साथ आप जाइए। दरवाजा वो खुलेगा, आप प्रवेश करने के पहले मे आई कम इन सर कहिए, या क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं, जो भी सुविधाजनक लगे उसको बोलिए। और चेयर के पास जाने के पहले आप प्रणाम कीजिए। एक व्यक्ति को प्रणाम, जो चेयरमैन जो होता है बीच में बैठे रहते हैं, कम से कम 4 या 5 मेंबर रहते हैं चेयरमैन के लेकर, तो जो बीच में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वही चेयरमैन होता है। तो केवल उन्हीं को अभिवादन कीजिए और हाथ जोड़कर करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अभिवादन कीजिए, प्रणाम कहिए और सिर हल्का झुका लीजिए। और अवसर मिले तो चारों तरफ एक बार आंख घुमा लीजिए, लेकिन अवसर मिलता नहीं है वैसे। जो ही आप प्रणाम कीजिएगा तो वहीं वो आपसे जो कोड चल रहा है, जो कोड मांगेंगे देना होगा। उसके बाद तुरंत बैठिए नहीं, जब बोलेंगे कि बैठिए तब चेयर पर बैठिएगा और बैठने के बाद थैंक यू शब्द का प्रयोग जरूर कीजिएगा। उसके बाद जो बैठने का ढंग है वो सीधा बैठिएगा। हाथ जो है टेबल पर नहीं होना चाहिए, हाथ दोनों नीचा होना चाहिए। अपने जंघा पर हाथ रख लीजिए नीचा, टेबल पर हाथ ना रखिए। पैर को हिलाइए मत, पैर को अस्थिर रखिए और सीधी मुद्रा में बैठिए। उसके बाद चेयरमैन ही शुरुआत करते हैं। हो सकता है 1-2 प्रश्न में आप घबराएं, सही रूप से बोल न सके, लेकिन चिंतित होने की बात नहीं है। फिर आप 1-2 प्रश्न के बाद आप अपने आप अनुकूल हो जाइएगा और अपने प्रश्न बताने लगिएगा। ये भी हो सकता है कि आप लगातार 3-4 प्रश्न न बताएं, वैसा प्रश्न पूछा जाए जो आप न बताएं, 3-4 प्रश्न, तो उससे भी हतोत्साहित होने की बात नहीं है। आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा कि मैं ये प्रश्न नहीं बताया, आप सॉरी बोल दीजिएगा। लेकिन यदि उस प्रश्न के 5% भाग का भी उत्तर आप जानते हो तो प्रयास कीजिएगा 5% भाग ही बताएं। जो बिल्कुल आप नहीं जानते हैं, दूर दूर तक कहीं से आप सुने नहीं है, नहीं जान रहे हैं, तो उसके लिए आप सॉरी बोल दीजिए। यदि कुछ ऐसे प्रश्न है कि आप जानते हो लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी बोलिए। सर कहिए कि सर मैं इस प्रश्न के उत्तर को
रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। ये भी एक तरीका है कि रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, सॉरी। लेकिन मेरी दृष्टि से आप प्रयास कीजिए कि जो भी जानते हो कुछ बताएं। उसके बाद ये भी स्थिति हो सकती है कि जो चेयरमैन हो या जो मेंबर हो वो आपको कुछ बताने लगे, तो धैर्य पूर्वक सुनिए, उसको धैर्य पूर्वक सुनिए और सुनने के बाद थैंक यू बोलिए। वैसे वो मौका नहीं देते आपको थैंक यू बोलने के, तुरंत कुछ बताएंगे, तुरंत अगला क्वेश्चन पूछ देंगे। लेकिन जरा भी मौका यदि वो मिलता है तो तुरंत थैंक यू बोल दीजिएगा, थैंक यू सर। अगला जो समस्या है वो समस्या ये उत्पन्न होती है कि आप अपनी बुद्धि और ज्ञान पर अतिशय विश्वास कर लेते हैं, और जो यदि प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न को आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके पास उस ज्ञान का भंडार है, तो आप उसके बारे में विस्तार रूप से बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन वैसा मत करें, वैसा बिल्कुल ना करें। जो पूछा जाए उसी का आंसर दें। उदाहरण के लिए यदि पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना कब हुई, तो इसके बारे में इतिहास में बहुत कुछ पढ़े हैं, तो सभी कहानी वहां पर बताने की जरूरत नहीं है। आप उतना ही बताएं जो पूछा जाए। तो पाटलिपुत्र की स्थापना कब हुई ये पूछा गया है, तो आप केवल यही बताइए कि पाटलिपुत्र की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अब अगला मेंबर, चाहे वही मेंबर, ये भी पूछ सकता है कि किसने की थी, तब बताइए किसने की थी। उदय ने की थी, लेकिन आप अपने मन से न बताइए कि किसने की थी। एक बात ये हुआ। दूसरी बात, यदि आपसे पूछा जाए पाटलिपुत्र की स्थापना कब हुई थी, आप नहीं जानते हैं, डेट नहीं जानते हैं, तब उस स्थिति में आप बताइए कि सर पाटलिपुत्र की स्थापना उदय ने की थी, लेकिन डेट मुझको रिकॉल नहीं हो पा रहा है। वैसा वहां पर आंसर दीजिए। जैसे पूछा जाता है कि जंपिंग जीन क्या है, आप बिल्कुल नहीं जानते जंपिंग जीन क्या है, पहले सुन रहे हैं, उस बताने की स्थिति में नहीं है, तो अब जीन के बारे में मत बताने लगिए कि जीन क्या है। आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं सुने हुए हैं, तो वहां सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी लोग जो होते हैं वो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं और अनुभवी व्यक्ति होते हैं, उनको बरगलाने की कोशिश न करें। और एक और समस्या हो सकती है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो विवाद की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है कि जो आप आंसर दिए, आप के अनुसार वो आंसर सही है, लेकिन चेयरमैन या कोई मेंबर उससे संतुष्ट नहीं है, वो कुछ दूसरा कुछ बताने लगा, उसी प्रश्न का जो आंसर दूसरा कुछ बताने लगा, तो उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आप विवाद न करें, इससे बचे। लेकिन यदि स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे होता है कि जो चेयरमैन होता है वो इंटरफेयर बीच में कर देता है। यदि किसी मेंबर से और आपसे विवाद यदि किसी बिंदु पर हो गया, आप कुछ और बताए, वो कुछ और बताया, तो फिर आप सर ऐसा होना चाहिए मेरी दृष्टि से, तो उस समय जब चेयरमैन देखता है कि कुछ प्रश्न विवादित प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, तो वो तुरंत इंटरफेयर करता है और इसका समाधान कर देता है। लेकिन आप प्रयास कीजिए कि मेंबर या चेयरमैन से विवाद ना करें, क्योंकि जब उनको ईगो का हर्ट लगेगा, ईगो को मतलब आप नुकसान पहुंचाइएगा, तो आप पर नेगेटिव प्रभाव पड़ जाता है। हाँ, जो सही है उस बिंदु पर आप डटे रहिए, जो बिल्कुल सही है उस पर डटे रहिए। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है, तो आप डटे रहिए इस पर, उससे दिग्भ्रमित ना हो। अगर कोई मेंबर दूसरा कुछ बताता भी है तो आप अपने पॉइंट पर डटे रहिए। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सही है, जो होना ही चाहिए ऐसा, तो वैसे जो प्रश्न है, वैसे जो उत्तर हैं, उस पर आप अडिग रहिए। हो सकता है कि वो आपके विश्वास को जांचने के लिए मेंबर या चेयरमैन पूछ रहा हो, या कि आप कितना इस पर अडिग है, कितना आत्मविश्वास आप में है। तो यानी कि आपके प्रत्येक
एक्टिविटी को वहां निगरानी की जाती है। उसके बाद जब अंत होता है तो चेयरमैन बोलते हैं कि आप अब जा सकते हैं। तो उस समय आप थैंक यू शब्द का प्रयोग कीजिए। थैंक यू बोलकर आप बाहर आइए। तो इंटरव्यू का जो रूम है उसमें आप जब इन किए तो आप कैसे चल रहे हैं वो भी देखा जाता है, कैसे बैठे हैं वो भी देखा जाता है, किस प्रकार की अनुभूति आप कर रहे हैं, आपके चेहरे पर क्या अधिक तनाव आ गया है, आप टेंशन में आ गए हैं, वो भी देखा जाता है। आप कितना आत्मविश्वासी हैं, आप अति आत्मविश्वासी तो नहीं है, या आप आत्मविश्वासी हैं ही नहीं, वो भी देखा जाता है। आप उठकर फिर बाहर निकलते हैं, वो भी देखा जाता है। आप किस प्रकार बोलते हैं वो भी देखा जाता है। यानी कि लगभग इंटरव्यू 12 से 15 मिनट चलता है। अगर आप बताने लगे तो 30 से 35 मिनट भी चल सकता है। आपसे बोर्ड संतुष्ट हो तो 30 से 35 मिनट में इंटरव्यू चल सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 30 से 35 मिनट इंटरव्यू चले तो अच्छा नंबर मिले, और जो 12-15 मिनट चले उसमें अच्छा नंबर ना मिले, कोई जरूरी नहीं है। तो उसके बाद जो जहां तक मार्किंग की बात है तो ऐसा देखा जाता है कि 12-15 मिनट भी इंटरव्यू चलता है तो अच्छा मार्क्स आता है, 30-35 मिनट भी चलता है तो मार्क्स अच्छा नहीं आता है। तो मार्क्स आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्यों क्या है? आपके हाथ में है तो वहां पर अपने आप को सम्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रस्तुतिकरण, जो आपकी आवाज है, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे बोर्ड को संतुष्ट करें। और हाँ में हाँ न मिलाए, ये भी बात ध्यान रखें। हाँ में हाँ न मिलाए, यदि वो बात सच नहीं हो तो हाँ में हाँ न मिलाते जाए। उसके लिए कहे सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर है। तो ये व्यक्तित्व परीक्षण है, और 12, 15 और 30 मिनट के अंदर आपके व्यक्तित्व को परखने की व्यवस्था की जाती है, परखने का प्रयास किया जाता है। और उसी में आपका जो मेरिट लिस्ट है निर्धारित हो जाता है। यदि अच्छा नंबर आ गया, रिटेन में कम नंबर भी है, कट ऑफ पर भी है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। यदि अच्छा नंबर नहीं आया तो हो सकता है आप 1-2 नंबर से मेरिट लिस्ट में आपका नाम ना आए। तो ये जो हम बोले हैं कि अपनी बुद्धि और ज्ञान पर जो घमंड न करें, तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बोर्ड में अनावश्यक न बोले, जितना पूछा जाए उतना ही बोले। जो जिस विषय पर आपको जानकारी हो उसके बारे में बहुत विस्तार से रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है। जो पूछा जाए वही बताएं। और एक और प्रश्न जो महाभारत से हम जो द्रोणाचार्य, अर्जुन, अभिमन्यु इत्यादि पात्रों को यहाँ पर जिक्र किया हूं, तो एक बात बताना चाहूं। तो उसके बाद अभिमन्यु अर्जुन के द्वारा बताए गए रणनीतियों को सुन नहीं पाता है। तो ये बात कभी सोचे हैं आप? क्योंकि अभिमन्यु को वीर गति को प्राप्त होना था। अभिमन्यु को वहां पर मृत्यु होनी थी, इतना ही दिन का उसका आयु था, इसलिए वो सो गई। तो कहने का अर्थ है कि सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। कुछ जो चीजें हैं विधाता के हाथ में है। आपका भी कोई इष्ट होगा, जो भी हो, कोई ईश्वर किसी को न किसी को मानते हो, तो उस पर विश्वास रखें। जिसको भी आप इष्ट देव मानते हो, इष्ट देव पर विश्वास रखें और शांतिपूर्ण होकर आप इंटरव्यू दें। जो होना, जो लिखा है तो होगा ही। आपके बस में केवल इतना ही था कि आप पीटी पास किए और मेंस पास किए। ये मनुष्य के बस में होता है। जो परिश्रमशील है, जो लगनशील व्यक्ति है, उसके इतना हाथ में है कि वो मेंस क्वालिफाई कर ही जाता है। लेकिन इंटरव्यू की जहां तक बात है तो आपके बस में नहीं है। आप क्यों वहां पर प्रयास कीजिएगा कि मैं अच्छा करूं,
शेष जो बातें हैं वो विधाता के हाथ में है। वहां पर लेकिन प्रयास कीजिए कि आप अधिक से अधिक अच्छा प्रदर्शन करें, और 2-4 प्रश्न का आंसर नहीं दे पाते हैं तो घबराएं ना, भूल जाए कि हम क्या बताएं क्या नहीं बताएं, अगला मेंबर का सामना कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ आप जानते ही हो, सब कुछ आप बता दें। तो साक्षात्कार का यही सार है, यही मैं अनुभव किया हूं। और अन्य बातें भी हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सारी बातें मैं यहां नहीं बता सकता हूं। जो मुख्य बातें थी वो मैं आपको बता दिया। एक और बीपीएससी में ही नहीं, यूपीएससी हो या किसी भी परीक्षा का जो इंटरव्यू होता है, सबकी स्थिति यही होती है, सब में यही रणनीति काम करती है। ये मुख्य रणनीति है, और इसमें अगर और बताने लगूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप कहीं नहीं उब जाइएगा। इसलिए मैं यही कहूंगा, आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, अपना कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।